आज की हमारी चर्चा का विषय है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मतलब फूल वाले पौधों में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्लाइड्स हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को दिखाती हैं, एक फूल की बनावट से लेकर बीज बनने तक के पूरे सफर को। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि हमारे आसपास के पौधे अपनी पीढ़ी को आगे कैसे बढ़ाते हैं। ये तो प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। बिल्कुल सही कहा। हम इसमें फूल के अलग अलग हिस्सों को समझेंगे, फिर नर और मादा युग्मकों के बनने की जो सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं उन्हें जानेंगे, और फिर उस अनूठी घटना को देखेंगे जिसे दोहरा निषेचन कहते हैं, जो इन पौधों की सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है, तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक फूल असल में है क्या? स्लाइड्स में इसे रूपांतरित प्ररोह या मॉडिफाइड शूट कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये पौधे के तने का ही एक विशेष रूप है जिसे प्रजनन के लिए अनुकूलित किया गया है। अच्छा, मतलब तने का ही एक बदला हुआ रूप। हाँ बिल्कुल। इसके 4 मुख्य भाग या चक्र होते हैं। हाँ, मैंने देखा। बाह्यदल पुंज और दलपुंज, मतलब कैलिक्स और कोरोला। बाह्यदल हरे वाले हिस्से हैं सेपल्स, और दल वो रंगीन पंखुड़ियां पेटल्स जो कीड़ों को आकर्षित करते हैं। सही, वो सहायक अंग है, लेकिन सबसे जरूरी है अंदर के 2 चक्र, पुमंग यानी एंड्रोशियम जो नर जननांग है, और जायांग गाइनोशियम जो मादा जननांग है। बिल्कुल। तो चलिए पहले नर हिस्से पुमंग को समझते हैं। इसकी इकाई को पुंकेसर या स्टेमिन कहते हैं। हाँ। इसके 3 भाग दिख रहे हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु। तो ये परागकोश ही वो जगह है जहां पराग कण यानी पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। एकदम सही। परागकोश की बनावट थोड़ी जटिल होती है। ये आमतौर पर द्विपालित होता है और चतुष्कोष्ठीय होता है। चतुष्कोष्ठीय मतलब 4 कोष्ठक। हाँ, इसके अंदर होती है लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें परागकण विकसित होते हैं। अच्छा, इन लघु बीजाणुधानियों की भी 4 परतें होती हैं, बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, मध्य परत और सबसे अंदर वाली टेपीटम। ये टेपीटम का क्या कोई खास काम है? टेपिज्डम बहुत बहुत जरूरी है। ये विकास कर रहे परागकणों को पोषण देती है, एक तरह से उनका भोजन है ये। अच्छा। और ये यूबिशकण और IAA हार्मोन भी बनाती है, जो परागकण की बाहरी दीवार बनाने में मदद करते हैं। और फिर एक प्रक्रिया होती है लघु बीजाणु जनन, जिससे ये परागकण बनते हैं। हाँ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अब इस परागकण पर आते हैं। इसे नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, है ना? हाँ। इसकी बाहरी परत बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन से बनी है। ये पदार्थ इतना प्रतिरोधी क्यों है? स्पोरोपोलेनिन शायद दुनिया का सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। सबसे प्रतिरोधी? हाँ, इसे कोई भी एसिड, कोई भी क्षार या ऊंचा तापमान कुछ भी इसे नष्ट नहीं कर सकता, और इसी वजह से परागकण हजारों लाखों साल तक जीवाश्म के रूप में भी सुरक्षित रह सकते हैं। ये तो अविश्वसनीय है। स्लाइड्स में खजूर के 2000 साल पुराने परागकण का जिक्र है जो जीवित था। बिल्कुल। और इस मजबूत दीवार के अंदर 2 कोशिकाएं होती हैं, एक कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल। हाँ, और दूसरी जनन कोशिका या जेनरेटिव सेल। तो कायिक कोशिका का काम है पराग नलिका बनाना, मतलब रास्ता बनाना। सही। और जनन कोशिका विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाती है। यही वो 2 युग्मक हैं जो असल में निषेचन में भाग लेंगे। वैसे पराग के कुछ व्यवहारिक महत्व भी हैं, जैसे ये शक्तिवर्धक उत्पाद बनाने में काम आता है, लेकिन दूसरी तरफ गाजर घास यानी पार्थेनियम से लोगों को एलर्जी भी तो हो जाती है। हाँ, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, तो ये तो हुई नर भाग की बात। अब आते हैं पौधे के मादा भाग पर, जायांग। जायांग यानी गाइनोशियम, इसकी इकाई को स्त्री केसर या कार्पल कहते हैं। और यहाँ गुरु बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। हाँ, बीजांड के अंदर एक द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। लेकिन एक मिनट, इनमें से 3 तो नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही क्रियाशील रहता है, ऐसा क्यों? ये पौधे की एक रणनीति है। वो अपने सारे संसाधन उस एक गुरु बीजाणु को देता है ताकि एक स्वस्थ भ्रूणकोश बन सके। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अच्छा, समझ गया। तो ये एक बचा हुआ गुरु बीजाणु ही आगे विकसित होता है। बिल्कुल। और यही एक क्रियाशील गुरु बीजाणु विभाजित होकर भ्रूणकोश या
एम्ब्रियो सैक बनाता है। और ये एक 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होती है। हाँ, ये बहुत खास है। तो इसमें क्या क्या होता है? स्लाइड्स में अंड उपकरण, प्रतिव्यासांत कोशिका और एक केंद्रीय कोशिका का जिक्र है। अंड उपकरण में एक अंड कोशिका होती है, अ फीमेल गैमीट, और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। और केंद्रीय कोशिका? केंद्रीय कोशिका में 2 ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जो बाद में मिलकर द्वितीयक केंद्रक बना लेते हैं। और ये पूरी संरचना अब निषेचन के लिए तैयार है। तो अब नर और मादा युग्मक दोनों तैयार हैं। अगला कदम है परागण, यानी पॉलिनेशन, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। हाँ, और ये 2 तरह का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में ऑटोगेमी, मतलब उसी फूल में, और जीटोनोगेमी, मतलब उसी पौधे के दूसरे फूल में। स्लाइड्स में वायोला और ऑक्सैलिस का जिक्र है, जिनमें अनुन्मील्य पुष्प होते हैं। ये क्या हैं? ये ऐसे फूल है जो कभी खिलते ही नहीं, हमेशा बंद रहते हैं। कभी खिलते ही नहीं। हाँ, इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि उनमें स्वपरागण ही होगा। ये एक तरह की बीमा पॉलिसी है। और परपरागण के लिए तो भारी माध्यमों की जरूरत होगी। बिल्कुल, जैसे हवा, पानी, कीट, पक्षी, यहाँ तक कि चमगादड़ भी। चमगादड़ भी? वाह! हाँ, हर पौधे ने अपनी जरूरत के हिसाब से एक तरीका विकसित किया है। परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तब वो अंकुरित होता है और एक परागनलिका बनाता है जो बीजांड में प्रवेश करती है। बिल्कुल। और अब हम उस प्रक्रिया पर आते हैं जो एंजियोस्पर्म की सबसे बड़ी खासियत है, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। एक ही भ्रूणकोश में 2 संलयन। हाँ, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। पहला है सत्य निषेचन या सिंगैमी। इसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है, जाइगोट, जिससे आगे चलकर भ्रूण बनेगा। सही। और दूसरा है त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। इसमें दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के उन 2 ध्रुवीय केंद्रकों से, जो अब द्वितीयक केंद्रक बन चुके हैं, उनसे जाकर मिल जाता है। अच्छा, तो एक नर युग्मक जो अगुणित है और द्वितीयक केंद्रक जो द्विगुणित है, तो ये मिलकर एक त्रिगुणित 3N संरचना बनाएंगे। एकदम सही। और इसी से बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या पेन, जिससे आगे चलकर भ्रूणपोष बनेगा। और भ्रूणपोष का काम है विकासशील भ्रूण को पोषण देना। बिल्कुल। नारियल का जो पानी है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो एक मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष है। तो ये कमाल की व्यवस्था है। पौधा भ्रूण के लिए खाना बनाने का काम तभी शुरू करता है जब उसे गारंटी मिल जाती है कि निषेचन हो चुका है, कोई बर्बादी नहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही कुशल प्रणाली है। इसके बाद भ्रूण का विकास शुरू होता है, गोलाकार, फिर हृदयाकार और फिर एक परिपक्व अवस्था तक। और निषेचन के बाद बीजांड बीज में बदल जाता है और अंडाशय फल में। हाँ, बीजांड से बीज और अंडाशय से फल। और ये बीज भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक बीजपत्री जैसे मक्का और द्विबीजपत्री जैसे चना। सही। कुछ में भ्रूणपोष बचा रहता है, जिन्हें एंडोस्पर्मिक कहते हैं, और कुछ में भ्रूण उसे पूरा इस्तेमाल कर लेता है, उन्हें नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। एक आखिरी दिलचस्प बात, प्रसुप्ति या डॉर्मेंसी। हाँ, बीज बनते ही तुरंत अंकुरित क्यों नहीं हो जाते? प्रसुप्ति एक सुरक्षा तंत्र है। यह भ्रूण की एक तरह से निष्क्रियता की अवस्था है। निष्क्रियता? हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि बीज केवल तभी अंकुरित हो जब परिस्थितियां अनुकूल हों, सही नमी, सही तापमान। अगर बीज गलत समय पर अंकुरित हो गया तो नन्हा पौधा मर जाएगा। तो ये एक तरह का इंतजार है, सही मौके का। बिल्कुल, प्रजाति के अस्तित्व को सुनिश्चित करने का एक बेहतरीन तरीका। तो एक फूल के खिलने से लेकर एक बीज के बनने तक का सफर, ये वाकई में बहुत जटिल और अद्भुत है। दोहरा निषेचन, भ्रूणपोष का निर्माण और परागण की अलग-अलग रणनीतियां, ये सब प्रकृति की एक बहुत ही सूक्ष्म योजना का हिस्सा लगता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे भोजन और हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है। हर बीज में एक नए जीवन की संभावना छिपी होती है, जो इस जटिल यात्रा का अंतिम परिणाम है। अगली बार जब कोई फल खाएं या किसी फूल को देखें तो शायद उसके पीछे की इस असाधारण कहानी को याद किया जा सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि पौधों ने जीवित रहने और अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए जो ये जटिल प्रणालियां विकसित की हैं, क्या वे किसी भी तरह से मानव निर्मित प्रणालियों जैसे कि लॉजिस्टिक्स या संचार नेटवर्क से अधिक कुशल हैं?